नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और आइए शुरुआत करते हैं 1000 करंट अफेयर सीरीज के अगले पार्ट की। इस सीरीज के 4 पार्ट पहले ही आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें देख लीजिए। और इस सीरीज की पीडीएफ से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस पार्ट में हम कौन कौन से करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो जो हम सबसे पहला करंट अफेयर कवर करेंगे वो है गति शक्ति योजना, और फिर इसके बाद हम कवर करेंगे सोलर ट्री, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सोलर ट्री। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यूपी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और अगला टॉपिक हम तो कवर करेंगे पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना। और जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। और भाषण चार द्वीप काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इस भाषण चार द्वीप को भी हम कवर करेंगे। अगला टॉपिक है किन क्षेत्रों में यूपी प्रथम है। यूपी से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के पीछे से संबंधित परीक्षा है उसमें ये बहुत काम का टॉपिक है कि यूपी किन किन क्षेत्रों में स्पेशल है या आगे है, और इस पर सवाल बनने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। तो ये हम देखेंगे, ये इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा FATF की ग्रे लिस्ट में UAE को शामिल कर दिया गया है। पाकिस्तान पहले शामिल था, अभी पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन UAE को शामिल किया गया है, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सांसदों को प्रतिवर्ष जो पैसे मिलते हैं विकास कार्य के लिए, उसके बारे में है, और शायद आप इसके बारे में पहले आपने सुना होगा, तो इसको भी हम कवर करेंगे। अगला टॉपिक होगा गगनयान, इसरो से संबंधित हमारा गगनयान का जो टॉपिक है इसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक गति शक्ति योजना है। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने गति शक्ति मिशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की 81 परियोजनाओं को चिन्हित किया है। कौन कौन सी 81 परियोजनाएं हैं? इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के जो प्रमुख औद्योगिक गलियारे हैं, प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड परियोजना भारत नेट है। इनको शीर्ष प्राथमिकता वाली, सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, एक्सप्रेसवे हैं, जो औद्योगिक गलियारे हैं, इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड परियोजना है भारत नेट, कौन सी? भारत नेट इसमें शामिल है। इसके अलावा औद्योगिक गलियारे कौन कौन से हैं? तो मुख्य औद्योगिक गलियारे हैं उनमें से 1257 किलोमीटर लंबा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, 1350 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे व 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। अक्टूबर 2021 में क्या हुआ था कि भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए, लॉजिस्टिक लागत यानी कि सामान की ढुलाई में जो आवागमन में जो टाइम लगता है और इसके अलावा जो पैसा लगता है, उस लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया गया था। यानी कि ये योजना कब लागू की गई थी? शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2021 में। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ावा देना है। यानी कार्गो मतलब वही जो औद्योगिक सामान होता है, उसको जिस बड़े से कंटेनर में भर के ले जाते हैं उसको कार्गो कहते हैं। और उस कार्गो की हैंडलिंग क्षमता को, यानी उस कार्गो को अधिक से अधिक दूर तक, अधिक से अधिक ले जाया जा सके, उसकी हैंडलिंग क्षमता को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, और बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना। यानी कि बंदरगाहों पर हमें एक्सपोर्ट करने के लिए सामान बंदरगाहों तक ले जाना पड़ता है, तो बंदरगाहों पर सामान पहुंचाना और वापस तेजी से आना, फिर से सामान को ले जाना, तो ये जो समय है इसको कम करना है, ये टर्न अराउंड समय को कम करना है ताकि देर ना लगे सामान पहुंचाने में। तो इस समय को कम करना ये इसका लक्ष्य है। और इसके अलावा इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे। औद्योगिक गलियारे क्या है? औद्योगिक गलियारे ये होते हैं कि एक विशेष क्षेत्र जहाँ पर सिर्फ औद्योगिक कार्य हो, वो पूरा जो क्षेत्र है वो औद्योगिक कार्य को समर्पित होगा और वहाँ पर सिर्फ औद्योगिक कार्य होंगे। तो क्या होगा कि वहाँ पर उद्योग से संबंधित फैसिलिटीज़ सरकार प्रदान करती है और कुछ सब्सिडी भी प्रदान करती है।
जिसके कारण वहाँ पर औद्योगिक माहौल बन पाता है, तो उसे औद्योगिक गलियारा कहते हैं। इसके अलावा 2 नए रक्षा गलियारे का वही मतलब कि जहाँ पर सिर्फ रक्षा से संबंधित जो उद्योग हैं, जहाँ पर कहीं तोप बननी है या कहीं बंदूकें बननी है, तो रक्षा से संबंधित गलियारे, ठीक है। रक्षा संबंधित गलियारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 2 नए रक्षा गलियारे कहाँ बन रहे हैं। तो एक बन रहा है तमिलनाडु में और दूसरा बन रहा है उत्तर प्रदेश में। ये तो बन रहे हैं। इसके अलावा इसके तहत सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा और साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई गई है और यह वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। सरकार ने बहुत से ऐसे 2024-25 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनको पूरा करने में ये योजना सहायता करेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना है और 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण करना है। तो ये रहा गति शक्ति योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होने वाले हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपको इसका उद्देश्य याद रखना है कि लॉजिस्टिक्स की जो लागत है उसको कम करना है और दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें बात रही है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो नए रक्षा गलियारे बनाए जा रहे हैं वो एक तमिलनाडु में है और एक उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है सोलर ट्री। सोलर ट्री क्या है? सोलर ट्री वैसे ही जो दूसरे टाइप के सौर पैनल्स होते हैं वैसे ही एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें नीचे एक पेड़ जैसी संरचना रहेगी और उस पेड़ जैसी संरचना में उसकी शाखाओं में या तनों में ऐसे सौर पैनल लगे रहेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ऐसे ही एक सौर पैनल, जो बहुत बड़ा सौर पैनल बनाया गया है जो इससे लुधियाना में स्थापित किया गया है, तो उसी के बारे में ये सोलर ट्री चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो इसमें है कि मार्च 2022 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मशीनरी के द्वारा तैयार किया गया और लुधियाना में स्थापित। कहाँ पर स्थापित किया गया है? लुधियाना में स्थापित किया गया है। ये एक सोलर ट्री नाम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। मतलब ये जो सोलर ट्री है जो स्थापित किया गया है, इसे गिनीज बुक में दर्ज भी किया गया है। ये इतना बड़ा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। इससे पहले भी कई देशों ने सोलर ट्री बनाया हुआ है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है, इसलिए ये चर्चा में है। इसके अलावा जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है, इससे प्रतिदिन 160 से 200 यूनिट बिजली पैदा होगी और इसमें 335 वाट के 160 पैनल लगाए गए हैं। वर्ष 2016 में दुर्गापुर में CSIR ने नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर देश के बिजली संकट को कम करने के लिए गांवों, राष्ट्रीय राजमार्गों और पावर ग्रिड सिस्टम में उपयोग के लिए सोलर ट्री का एक नया मॉडल विकसित किया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो सौर वृक्ष हैं, सौर वृक्षों का उद्देश्य होता है कि आमतौर पर सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थान पर उनके पूरक वास्तुकला और परिदृश्य को बढ़ाना और सौर प्रौद्योगिकी के लिए दृश्यता लाना है। इसके अलावा जो सोलर ट्री है, सोलर ट्री एक पेड़ के तने की तरह सोलर पैनल से निर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र होता है। मैंने बताया ना कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पेड़ जैसा, उसमें सौर पैनल लगे होंगे वैसा ही, और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें मेन बात यही थी कि लुधियाना में सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ को बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर को जोड़ेगा। ये ज़िले आपको याद रखने हैं, ये ज़िले पूछे जा सकते हैं कि किस ज़िले, कौन कौन से ज़िले से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस जाता है। बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। और अगला टॉपिक है पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना। पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना, ये 3 नदियों को जोड़कर एक परियोजना बनाई गई है, उसी की वजह से ये चर्चा में है। चर्चा में चर्चा में इसलिए है कि कुछ आदिवासी समूहों द्वारा पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी वजह से ये चर्चा में आया।
तो केंद्र सरकार ने इसे 2010 में मंजूरी प्रदान की थी। कब मंजूरी प्रदान की थी? 2010 में। इस परियोजना के लिए वर्ष 2010 में केंद्र सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। तो ये किन के बीच, किन राज्यों के बीच में है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये परियोजना चलाई गई है। और इस परियोजना के पूर्ण होने पर पश्चिमी घाट के अधिशेष जल को, यानी पश्चिमी घाट का जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो गुजरात के कच्छ में ले जाया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा? गुजरात के कच्छ में ले जाया जाएगा। और इस परियोजना में 7 प्रस्तावित जलाशयों का जल, जो 7 जलाशयों का जल है, वो नहर के माध्यम से कहाँ ले जाया जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना के छोटे रास्ते से क्षेत्रों को सिंचित करते हुए सौराष्ट्र और कच्छ तक पहुँचाया जाएगा। कहाँ पहुँचाया जाएगा? सौराष्ट्र और कच्छ तक। इस लिंक परियोजना में मुख्य रूप से 7 बांधों, 3 डायवर्जन वियर और 2 सुरंगों को, मतलब 395 किलोमीटर लंबी नहर और 6 बिजली घरों और कई क्रॉस ड्रेनेज कार्यों के निर्माण की परिकल्पना की गई है इस पूरी परियोजना में। ठीक है ना? 3 डायवर्जन बांध बनाए जाएंगे, 7 बांध, 3 डायवर्जन वियर, 2 सुरंग और कुछ लंबी नहरें होंगी। इनको जोड़ के इसे बनाया जाएगा। इससे सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। इसके अलावा इस परियोजना का उल्लेख केंद्रीय बजट 2022 और 23 में भी किया गया है। और राज्यों के बीच सहमति के बाद 5 नदी जोड़ों परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। कौन कौन सी नदी जोड़ों परियोजनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें दमन गंगा, पिंजाल, इन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा। पार तापी और नर्मदा नदी को जोड़ा जाएगा। कृष्णा गोदावरी को जोड़ा जाएगा। कृष्णा पेन्नार को जोड़ा जाएगा और पेन्नार कावेरी को जोड़ा जाएगा। ये 5 नदियाँ हैं, 5 नदी जोड़ों परियोजनाएं हैं। इनका भी इसी में जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बताया था ना, कोई चीज़ जब पहली होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चाहे विश्व में पहली हो, चाहे भारत में पहली हो, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है वो देख लेते हैं। तो 24 फरवरी 2022 को दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की है, जिसमें ई कचरे का निराकरण, ई कचरा ये होता है जो आप कंप्यूटर से वेस्ट निकलता है या आपके लैपटॉप से, मोबाइल से, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान से जितना भी कचरा निकलता है वो ई कचरा कहलाता है। इसका जो निराकरण करना है, उसका पुनर्चक्रण करना है और पुनः निर्माण करना, यानी कि इसको फिर से अलग अलग करेंगे। पहले तो इसमें से तांबा अलग करेंगे, निकल अलग करेंगे, या जो और भी महत्वपूर्ण धातु हैं उनको अलग करेंगे, फिर उनको गलाएंगे, गला के फिर से इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा और फिर से मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पुनर्चक्रण और पुनः निर्माण का जो सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से इसका फिर से रीयूज किया जाएगा। तो ये है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, कहाँ? दिल्ली में बन रहा है। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। अगला टॉपिक है भाषण 4 द्वीप। काफ़ी चर्चा में रहा है भाषण 4 द्वीप। कोई ना कोई द्वीप चर्चा में रहता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले भाषण 4 द्वीप है कहाँ पे? तो भाषण 4 द्वीप ये बांग्लादेश में है। और जो रोहिंग्या शरणार्थियों के चौथे समूह को बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश द्वारा विकसित किए गए भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया है। चूँकि रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से भाग के आए थे, तो इनको शरण देने के लिए बांग्लादेश क्या कर रहा है? अब बांग्लादेश में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आबादी है कि वो उसको कहाँ शरण देंगे, तो उसके लिए ये नए नए द्वीप बना रहे हैं। यानी कि जो मेन लैंड से बहुत सारी मिट्टी ले जाकर समुद्र के एक विशेष छोटे छोटे आइलैंड के चारों ओर फैला रहे हैं और एक नए नए द्वीपों का विकास कर रहे हैं। तो वैसा ही है भाषण 4 द्वीप। तो भाषण 4 द्वीप में शरणार्थियों को रहने के लिए, बसाने के लिए ये लोग अभी तक 7,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को इस द्वीप पर भेजा जा चुका है, भाषण 4 द्वीप पर। और इसके अलावा भाषण 4 द्वीप है, इसके दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हटिया द्वीप से पूर्व दिशा में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? वो हटिया द्वीप से 40 किलोमीटर दूरी पर है। और इस द्वीप का निर्माण लगभग 2 दशक पूर्व, यानी 20 साल पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर मेघना द्वारा लाई गई गाद के फलस्वरूप हुआ था। यानी कि ये जो द्वीप है ये बहुत पुराना नहीं, अभी 20-25 साल पहले मेघना नदी के द्वारा जो गाद लाई गई थी, उस गाद को एक जगह, वही गाद एक जगह इकट्ठा हो गई और एक छोटा सा द्वीप बन गया। तो उसी द्वीप को ये लोग और बढ़ा रहे हैं ताकि
रोहिंग्याओं के रहने के बसाने के लिए इसको विकसित किया जा सके। तो इसी चर्चा में कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर ये बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है किन क्षेत्रों में यूपी प्रथम है। अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में यूपी प्रथम है, आलू के उत्पादन में या सब्जी के उत्पादन में या दूध के उत्पादन में, या फिर सवाल उल्टा करके पूछ लिया जाता है कि दूध के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम है। तो इस तरह सवाल आपको पता होना चाहिए। तो यूपी किन किन क्षेत्रों में आगे है, ये आप अगर याद रखेंगे तो सवाल को करना आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं यूपी किस किस क्षेत्र में आगे है। तो तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम है। यूपी किसमें, तिलहन उत्पादन में प्रथम है। ठीक है ना, कहाँ पर प्रथम है और कहाँ पर द्वितीय है, ये भी आपको याद रखना है। तो तिलहन उत्पादन में यूपी प्रथम है। खाद्यान्न यानी जो कुल खाद्यान्न है उसमें गेहूँ, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दूध उत्पादन में नंबर 1 है। किस किस में उत्पादन में नंबर 1 है, ये देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको ध्यान से देखिए। यूपी पूरे खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पे है, और खाद्यान्न के अलावा गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है, आलू के उत्पादन में नंबर 1 है, हरी मटर के उत्पादन में नंबर 1 है, आम के उत्पादन में भी नंबर 1 है, आंवला और दूध के उत्पादन में भी नंबर 1 है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ये इन सब मामलों में नंबर 1 है। इसके अलावा गन्ना एवं चीनी उत्पादन में लगातार तीसरी बार देश में प्रथम स्थान पर है। लगातार तीसरे 3 साल से हम अग्रणी चल रहे हैं यूपी में गन्ना और चीनी के उत्पादन में। इसके अलावा 5 नए एक्सप्रेसवे का एक साथ निर्माण प्रारंभ करके देश में अग्रणी है। ठीक है, इसके अलावा जो 23 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण करके भी देश में अग्रणी है। और देखो यूपी स्पेशल से संबंधित जो 26 साल के पूरे पिछले 26 साल के जो महत्वपूर्ण आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, उनको 1 लाइनर फॉर्मेट में संसपाल सर ने बहुत अच्छे से कवर किया है, और उसकी पीडीएफ आपको प्रदान की जा रही है। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ है, और वो इतनी कारगर है कि उससे 60 से 70% सवाल हर साल आ जाते हैं। तो उस पीडीएफ को आप जाकर ज़रूर खरीदिए या फिर ले लीजिए, ताकि आपको यूपी पीसीएस जो है आसानी से आप क्रैक कर सकें। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है यूपी को। यूपी को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला है 1.45 लाख जो 1.45 लाख करोड़ का जो गन्ना मूल्य का भुगतान कर देश में अग्रणी है। यानी सबसे ज़्यादा गन्ने का भुगतान करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 22 लाख से अधिक 22 लाख नहीं 42 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों यानी जो ग्रामीण आवास है ना, उनके निर्माण में भी यूपी अग्रणी है। 42 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण यूपी में हुआ है। और 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर देश में प्रथम है। जो शौचालय योजना चलाई गई थी ना, तो उसमें 2.61 करोड़ शौचालय यूपी में बनाए गए हैं, और ये कीर्तिमान हासिल किया है यूपी ने। 1.67 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में भी यूपी सबसे आगे है। 1.38 करोड़ घरों को सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। सौभाग्य योजना किस लिए चलाई गई थी, वो जितने भी गरीब लोग थे उनको निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था, तो वो सौभाग्य योजना थी। उसमें भी 1.38 करोड़ कनेक्शन यूपी ने दिए हैं और सबसे आगे हैं। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाला राज्य है। तो 1 स्टेट जो 1 प्रोडक्ट है ODOP, ये योजना कहाँ चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में। उसमें भी यूपी सबसे आगे है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम है। किसानों को देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है। यानी किसानों को जो भी अनुदान दिया जा रहा था उसको डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देने में यूपी अग्रणी है। मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला पहला राज्य यूपी है। इसके अलावा सैनिटाइजर एवं मास्क उत्पादन में भी यूपी सबसे आगे है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में भी यूपी सबसे अग्रणी है। और
ये देखिए, सरकार का आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सरकार कहती है कि सर्वाधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य यूपी है। और सभी पुलिस थानों में महिला हेल्थ डेस्क, जो हेल्प डेस्क है, इसकी स्थापना, ये हेल्थ नहीं हेल्प है, ठीक है ना, हेल्प डेस्क की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य यूपी है। सभी महिला जो पुलिस थाने उसमें महिला हेल्प डेस्क होगी। और कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य यूपी है। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य यूपी है। और ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य यूपी। तो यूपी किन किन मामलों में आगे है ये आपने अभी देखा। इसके अलावा चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में यूएई को शामिल किया गया है। किसको? यूएई को शामिल कर दिया गया है। हमने खूब एफएटीएफ के बारे में सुना है। एफएटीएफ की लिस्ट में जो शामिल हो जाता है उसकी फंडिंग रोक दी जाती है, यानी आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से इनको लोन मिलना बंद हो जाता है। तो इसके अलावा कोई भी देश इन पर विश्वास नहीं करता है, इनको मतलब उधार नहीं देता, लोन नहीं देता है। तो अभी तक पाकिस्तान इसमें शामिल था, हालांकि अभी हाल ही की न्यूज़ है कि पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया गया है और यूएई को शामिल कर दिया गया है। तो क्या न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के क्या क्या कारण हैं वो भी देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण है धन के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त वित्तीय सूचना का अभाव है, वित्तीय सूचना क्षमता का अभाव है। अवैध प्रवाह मतलब कुछ लोग ब्लैक मनी कमाते हैं और उसको वाइट मनी में चेंज करने के लिए दूसरे देशों में भेज देते हैं, या दूसरे देशों से इन देशों में वाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए ब्लैक मनी भेजते हैं। तो ये इनके पास पर्याप्त वित्तीय सूचना क्षमता का अभाव है, तो उस ब्लैक मनी का यूज आतंकवाद में और गलत कामों में होता है। तो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की लगातार पहचान करने और रिपोर्ट करने में असमर्थ है। जो संदिग्ध लेन देन मतलब ऐसे लेन देन जिनकी कोई जानकारी नहीं है और वो चोरी छिपे हो रही हैं, उनकी जानकारी यूएई के पास नहीं रहती है, उसमें वो असमर्थ है। आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन वही ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करना। मामलों की अपर्याप्त जांच और अभियोजना, यानी यहाँ पर ठीक से जांच नहीं होती है यूएई में इसकी, और ठीक से कोई योजना भी नहीं बनाई जाती है। ज्वेलरी, रियल एस्टेट आदि जैसे उद्योगों में जोखिम और कमजोरियों का प्रबंधन करने में भी यूएई असमर्थ पाया गया है। अब एफएटीएफ क्या है ये भी देख लेते हैं। एफएटीएफ है, इसका गठन 1989 में G7 देशों के द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी सरकारों के बीच में एक समझौता हुआ था, ऐसा सरकारी निकाय है जिसका कार्य धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए देश की वित्तीय प्रणाली में सुधार करना है, ठीक है ना। एफएटीएफ का मुख्य कार्य क्या है? आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए और धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए देश की वित्तीय प्रणाली में सुधारों को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा एफएटीएफ का जो उद्देश्य है वो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। मतलब सीधी सी बात है, सभी देशों को कहा जाता है कि भाई आप अपने देश में वित्त, जो आतंकवाद का वित्त पोषण है वो मत होने दीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग मत होने दीजिए, तो और जो धन है उसका रेगुलेशन कीजिए ताकि आतंकवाद में इनका उपयोग ना हो सके। तो यह है एफएटीएफ का मुख्य कार्य। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो हाल ही में सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो समीक्षा की गई थी इसलिए चर्चा में आ गया। तो देख लेते हैं इसकी शुरुआत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कब की थी। सीधे सीधे आप सवाल पूछ लिया जाएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी योजना की शुरुआत 2009 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना पर कार्य 2014 से ही प्रारंभ हुआ है मुख्य रूप से। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये सांसदों को विकास कार्य के लिए जो पैसा दिया जाता है ये उससे संबंधित नहीं है। ये सांसदों को क्या इस योजना के अंतर्गत 2025 तक देश के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो अनुसूचित जाति बाहुल्य, यानी कि ऐसे गांव जहां पर ज़्यादातर SC ST लोग रहते हैं, ऐसे गांवों को
आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। और ऐसे गांवों की संख्या वर्तमान में 27,000 है। कितनी है? 27,000 है। पहले चरण में 11 राज्यों के 8,370 SC बाहुल्य गाँव, यानी जो अनुसूचित जाति के लोगों से बाहुल्य गाँव का है, ऐसे गाँवों को आदर्श ग्राम के मानकों के अनुरूप तैयार करने का कार्य जल पूरा हो चुका है। ऐसे 11 राज्यों के 8,370 गाँव, इन पर काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जुलाई 2022 तक बारी बारी से सभी राज्यों को ये आदर्श गाँवों की घोषणा की जाएगी। और पहले चरण में इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से होगी, जिसके 800 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। इसके बाद पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 2,500 गाँव, पंजाब के 530, मध्य प्रदेश के 1,000, राजस्थान के 950, कर्नाटक के 750, हरियाणा के 215, झारखंड के 200 और हिमाचल प्रदेश के 275, ओडिशा के 600 और छत्तीसगढ़ के 530 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। ये योजना बनाई गई है। इसके अलावा आदर्श ग्राम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्नत बुनियादी सुविधाएं, अधिकतम उत्पादन, बेहतर मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसर, असमानता में कमी, सामाजिक एकजुटता, समृद्ध सामाजिक पूंजी, प्रभावी स्थानीय शासन, विकसित विद्यालयों का निर्माण। इसके अलावा तो आपने देखा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में के मुख्य उद्देश्य क्या है और कब इनको घोषित किया जाएगा, किस प्रकार से इनको घोषित किया जाएगा, ये आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसको मेनली इस पर काम कब से शुरू हुआ? 2014 से। 2009 में शुरुआत हुई, 2014 में इस पर काम शुरू हुआ और 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है 27,000 गाँवों को सांसद आदर्श ग्राम योजना में बदलने की। ये देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है गगनयान। जो गगनयान यानी भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। भारत ने अभी तक सिर्फ सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में भेजे हैं और पहली बार हम इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं गगनयान के माध्यम से। तो गगनयान जो है वो अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है, लेकिन ये अगर हम सफल हो गए तो हम भारत चौथा देश होगा जो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में सफल होगा। तो आइए इसमें जो मुख्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं कि क्या क्या हमें याद रखना है। तो इसमें हमें याद रखना है कि ये जो मिशन है, इस मिशन में 3 सदस्यीय दल को भेजा जाएगा, 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा और 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा, निम्न भूकक्षा में। और इसके अलावा पहला परीक्षण जो होगा इसमें पहले 3 स्टेज में भेजा जाएगा। पहले एक मिशन भेजा जाएगा जिसमें कोई नहीं रहेगा, खाली मिशन होगा। फिर दूसरा जो स्टेप होगा उसमें एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा। फिर तीसरे मिशन में अगर ये दोनों सफल रहे तो तीसरे मिशन में इंसानों को भेजा जाएगा 2023 में। ठीक है, तो इसके बाद इस मिशन में HLVM3 ये याद रखना है, HLVM3 का उपयोग किया जाएगा। जैसे हमने पहले PSLV, GSLV इनका उपयोग करते थे, इस बार हम HLVM3 का उपयोग करेंगे। HLVM3 कुछ नया नहीं है, ये GSLV का ही रूपांतरित रूप है। GSLV की जगह इसका HLMV नाम क्यों दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो हुआ ये है कि ये GSLV MK3 जैसा ही है, लेकिन इसमें व्हीकल के ऊपर भाग में इमरजेंसी क्रू एस्केप मतलब एक ऐसा क्रू लगाया गया है जिसमें अगर इमरजेंसी के दौरान जो इंसान है वो इसमें अंदर जाके बैठ जाएगा और ये आराम से नीचे चला आएगा, वो लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वो लगाने की वजह से इसका नाम HLMV3 नाम दिया गया है। और इसके अलावा ये जो सिस्टम तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम GSLV Mark 3 की जगह HLVM3 रख दिया गया है, क्योंकि इसमें ऊपर क्रू सिस्टम लगा दिया है। क्रू एस्केप सिस्टम के ठीक नीचे ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा और इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में 2 भाग होंगे, जिसमें ऊपरी भाग में क्रू मॉड्यूल और निचले भाग में सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री होंगे। ठीक है, और इस मिशन के लिए इसरो ने DRDO की मदद से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष सूट भी तैयार किया है। भाई इनके लिए एक विशेष सूट की आवश्यकता तो है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, सांस लेने की व्यवस्था नहीं है, तो एक विशेष सूट की भी आवश्यकता है, तो वो DRDO ने तैयार किया है।
तो गगनयान आपने देखा, गगनयान में मुख्य बातें क्या हैं। ये रहा हमारे कुल 10 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं आपको अगली सीरीज के, इस सीरीज के अगले पार्ट में। धन्यवाद।